Hello friends, this is Tanvi Pahuja welcoming you all to our channel Only Civil Service। आज का हमारा टॉपिक है राइजिंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट कंपनी रूल। जिस तरह से अब हमने क्या देखा पहले, एक्सपांशन और कंसोलिडेशन। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स अपने रूल को एक्सपांड करते जा रहे थे, इट वाज नेचुरल कि जो यहाँ के पीपल हैं, लोकल लोग हैं, वो रिसेंट करें, मतलब विरोध करें कंपनी के रूल का। किसके रूल का? कंपनी के रूल का विरोध किया लोगों ने। हालांकि दिस रिसेंटमेंट वॉज ट्रेडिशनल इन नेचर, मतलब इसमें कुछ मॉडर्न प्रैक्टिसेस नहीं थी, ट्रेडिशनल था, छोटा रूप था ये एक रिसेंटमेंट का। पीपल्स रिसेंटमेंट, कौन है पीपल? ये जो पीपल्स ने रिसेंट किया, विरोध किया, इनमें कौन पीपल हैं? सर्वल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमारी इंडियन की सोसाइटी के अलग अलग लोग। ये लोग कौन थे? पीजेंट्स, आर्टिशंस, ट्राइबल्स, रूलिंग क्लासेस, मिलिट्री पर्सनल, रिलीजियस लीडर्स एक्सेट्रा। इन लोगों को जब समझ में आने लगा कि ये जो रूल है कंपनी का, एलियन रूल है, मतलब हमारा रूल नहीं है, ये एलियन रूल है, ये हम लोगों के लिए खतरनाक साबित होते जा रहा है धीरे धीरे, तो इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। किस तरीके से किया है? हमने ब्रॉडली इस रिसेंटमेंट को 3 उसमें क्लासिफाई किया है। क्या क्लासिफिकेशन है? सिविल रिबेलियन, ट्राइबल अपराइजिंग और पीजेंट की मूवमेंट्स। व्हाट इज दिस सिविल रिबेलियन? कौन है सिविल लोग? सिविल्स वर सभी वो लोग जो मिलिट्री पर्सोनल्स नहीं है। एवरीवन अदर देन मिलिट्री पर्सोनल्स आर सिविल, मतलब हमारी सोसाइटी का हर वो भाग जो मिलिट्री का भाग नहीं है, वो सिविल सोसाइटी कहलाती है। ट्राइबल अपराइजिंग्स, इंडिया में कई ट्राइब्स रिसाइड करती हैं इन अलग अलग पोर्शन ऑफ इंडिया। तो ये जब ट्राइब्स के रहन सहन, उनके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने लग गए, तो उन्होंने भी अपराइजिंग्स, उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया। तीसरा था पीजेंट्स, एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी थी हमारी, तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, खेती बाड़ी में से जो लोग जुड़े थे, उन्होंने भी रिसेंट करना चालू करा कंपनी के रूल को। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से कंपनी ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, फिर लोगों ने उनका विरोध किया, और किन किन लोगों ने विरोध किया आज हमने ये देखा है। क्यों? व्हाट वर द कॉजेस? क्या कारण थे कि लोगों को उनका रूल अच्छा नहीं लग रहा था? क्या कारण? एक तो एलियन रूल था, देवर यूरोपियंस, हमारे लोगों का रूल नहीं था, वो उनका रूल था। उनका पर्सपेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मोटिव था, उन्हें पीपल की सफरिंग से कोई मतलब नहीं था। कई फेमाइंस आए, हैवी टैक्सेशन उन पर किया गया, टोल्स लगा दिए, टैरिफ्स बढ़ा दिए, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, भुखमरी फैल गई देश में, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनकी जेबें प्रॉपर भरा रही थी। एक था कारण एलियन रूल। कॉलोनियल मास्टर्स ने, मतलब यूरोपियंस ने या ब्रिटिशर्स, अभी फ़िलहाल क्योंकि सारे यूरोपियंस जा चुके हैं, हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, इनने एक कॉलोनियल लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट करा था। मतलब जो लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, उनके रिवेन्यू का एक अलग तरीके से सेटलमेंट किया था। इसकी वजह से क्या हो रहा था? लोगों पे हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस, मतलब अब टैक्सेस कई ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। पहले हमारी जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चर किस टर्म्स में थी? अपने सब्सिस्टेंस के लिए उगाते थे, मतलब वो चीज़ उगाते थे जो उन्हें ज़रूरत होती थी। अब इनने क्या करा? कमर्शियलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का। अब इनने क्रैश क्रॉप्स उगाना चालू कर दिए, अपने प्रॉफिट के लिए उगाते थे, उनसे कम पैसे में लेकर अपनी कंट्री में ले जाकर ज़्यादा पैसे में बेचते थे। तो इससे क्या हुआ? हमारी जो सोसाइटी के एग्रीकल्चरिस्ट थे, इन्हें बहुत लॉस हुआ लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। तो समझ लीजिए आप, पीजेंट वर्ग ने तो इसलिए विरोध किया होगा। एक्सप्लॉइटेशन इन रूरल सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी, जैसा कि मैंने बताया, रूरल सोसाइटी को इससे बहुत अफेक्ट हुआ। ग्रोथ ऑफ इंटरमीडिएटरीज किस तरीके से? मतलब आप समझ लीजिए एग्जाम्पल से, मनी लेंडर्स एक इंटरमीडिएटरी है। जब लोगों को पैसे की कमी होने लग गई टैक्स भर भर के, तो उनको मनी लेंडर से पैसे लेने की आवश्यकता पड़ी
और जब वो उन पैसों को वापस नहीं लौटा पाए तो उन पे डबल कर्ज थोप दिया जाता था। तो ये इंटरमीडिएटरी एक क्लास हमारे सामने आई, टेनेंट्स, जिन लोगों के पास कभी इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, आज उन्हें बेच कर काम चलाते थे। अब टेनेंट्स क्या होते हैं, मतलब रेंट पे अपनी ज़मीनें लेते थे वो और उगाते थे। ठीक है। अब प्रमोशन ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड, एक कारण ये था ब्रिटिशर्स ने अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यहाँ पर बेचना शुरू किया। किस तरीके से, इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर जाया करते थे और वहाँ से फिनिश गुड इंपोर्ट करते थे। अब इम्पोर्टेशन कैसे, एक्सपोर्ट में तो उनने कई टैरिफ लगाए लेकिन इंपोर्ट में उन्होंने टैरिफ्स नहीं लगाए क्योंकि उनकी कंट्री से फिनिश्ड गुड आ रहा है इसलिए। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर खुद की बनाई चीज़ों को इंडिया में बेचना शुरू किया। प्रॉफिट कहाँ जाता था, उनके पास जाता था। रॉ मटेरियल किसका होता था, इंडिया का, जो कि कम पैसों में वहाँ ले जाया गया है। तो सोचिए हमारी सोसाइटी को उन्होंने किस तरीके से खोखला किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ किया, हमारा पैसा ले गए हैं वो धीरे धीरे। ये एक कारण था। अब क्योंकि उनके गुड्स हमारी कंट्री में आ रहे थे तो हमारी जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ थी, मतलब वो इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया की खुद की थी और उनका सामान पहले इंडिया में बिकता था, उनका डिस्ट्रक्शन हो गया। मैंने बताया जिस तरीके से एग्रीकल्चर सोसाइटी बर्बाद हो चुकी थी, कई फेमाइंस, कई भुखमारी हमें दिखने को मिली, कब, 1770 और 1857 के बीच में। तो अब आपको कॉजेस तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पीपल अपराइजिंग, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी की रिसेंटमेंट के कारण क्या थे। तो मैं आपको ब्रॉडली कुछ इम्पॉर्टेंट जो सिविल अपराइजिंग, पीजेंट और ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं उनको बताने वाली हूँ। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो हम डायरेक्ट फैक्ट्स देखेंगे। अगर आया भी तो मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे कि वॉज रिवॉल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट रिवॉल्ट, या उससे पहले भी कुछ रिवॉल्ट हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अब हमको याद रखना है इसमें सबसे मेन बात कि क्या चीज़ें याद रखनी है हमको। इतने रिवॉल्ट्स हैं, इतनी सिविल अपराइजिंग्स थी छोटी छोटी, तो आप इनके अगर इनसे इम्पॉर्टेंट या एसोसिएटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, कोई इम्पॉर्टेंट लीडर है या कोई इम्पॉर्टेंट वजह है, तो वो देखिए किस एरिया में ये रिवॉल्ट्स हुए हैं, आप वो देखिए। ओके, और दूसरी चीज़ टाइम पीरियड एक बार देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सन्यासी रिवॉल्ट कब हुआ है, 63 to 1800 के बीच में, 1763 to 1800 सॉरी, इन द एरिया ऑफ बंगाल। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें मैं आपको बता देती हूँ। बंकिम चंद्र चैटर्जी वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्होंने आनंद मठ लिखा था, आनंद मठ एक उनकी किताब लिखी थी, उसमें इस रिवॉल्ट का जिक्र किया है उनने। ठीक है, जिक्र किया है, या इसी रिवॉल्ट पे बनी है वो। और क्यों हुआ था ये रिवॉल्ट, ड्यू टू ट्रेडिशनल इंटरफेरेंस। मतलब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हुआ था। सन्यासी रिवॉल्ट में जो रिलीजियस प्लेसेस थी, उनकी होली प्लेसेस थी इस ट्राइब की, सन्यासीज की, इनको अपनी होली प्लेसेस पे जाने के लिए कुछ रोक, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, इसलिए ये रिवॉल्ट हुआ था। सेकंड देखते हैं चौर अपराइजिंग। ये भी एक ट्राइबल मूवमेंट है, बिहार और बंगाल के एरिया में होता है 1798 में, स्पेशली इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। ये भी लैंड रिवेन्यू, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो आ जाता है सोसाइटी में, उसकी वजह से किया जाता है। हो राइजिंग, हो भी एक ट्राइब है, 1820 से 22 तक छोटा नागपुर के एरिया में ये ट्राइब आपको मिलेगी, याद रखिएगा। हो ट्राइब लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज़ की वजह से रिसेंटमेंट करते हैं हो ट्राइब के लोग। ठीक है, ये देखा हमने। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कोल अपराइजिंग। ये भी एक ट्राइब के थ्रू की गई अपराइजिंग थी, 1831 इन द एरिया ऑफ छोटा नागपुर। कारण देख लेते हैं हम। लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेड्समैन टू आउटसाइडर्स। अब भैया किसी ट्राइब की ज़मीन को आप लेकर किसी और को दे देंगे तो वो चुप बैठने वाले तो है नहीं, तो उन्होंने अपनी म्यूटिनी स्टार्ट करी। नेक्स्ट इज कांध अपराइजिंग, 1837 to 56 इन द एरिया ऑफ पटना। इसके एक इम्पॉर्टेंट लीडर है, उनको याद रखिएगा आप, चक्रा बिश्नोई। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये लीडर इज एसोसिएटेड विथ विच अपराइजिंग या विच एरिया।
ठीक है। इंग्लिश पुट एफर्ट टू एंड कांट्स प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये क्या इनकी एक प्रैक्टिस थी, इसमें क्या ह्यूमन सेक्रीफाइस मतलब मनुष्य हत्या का इनका एक रिलीजन हो, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो ब्रिटिशर्स ने जाके उसको बंद कर दी। तो यार आप उनके रिलीजन पे उंगली उठाएंगे, आप उनके रिलीजन में टांग अड़ाओगे तो वो अपराइजिंग तो करेंगे। इंडियंस को अपना रिलीजन बहुत प्यारा है। संथाल हिल्स, संथाल अपराइजिंग होती है राजमहल हिल्स में 1855 टू 56। लीडर याद रखिएगा सीडो एंड कान्हू। रिसेंटेड द ऑपरेशन बाय रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पुलिस, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, इनको ऑपरेस करके ये रिसेंट करते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं 1854 में। उसके बाद हम देखते हैं अहोम राइजिंग, अहोम मतलब असम, 1869 टू 1805 में। लीडर हैं गोमधार कोनवार। ब्रिटिश क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं अहोम की टेरिटरी को ब्रिटिश डोमिनियन में मिलाने की। ओके, तो ये होता है अहोम रिवॉल्ट। आगे देखते हैं खासी अपराइजिंग, ये भी एक ट्राइबल अपराइजिंग है। एक रोड, खासी जयंतिया हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो एक रोड बनाना चाहते थे ब्रिटिशर्स, लिंक करना चाहते थे ब्रह्मपुत्रा वैली और साइलहिट नाम की जगह को। तो इन लोगों ने अपराइजिंग करी कि हम नहीं बनाने देंगे, आप हमारे एरिया में घुस रहे हैं। पागल पंथीस नाम का एक रिवॉल्ट है, लीडर थे इसके करम शाह या टीपू नाम के भी एक इंसान इसके लीडर रह चुके हैं। रिलीजियस रीज़न की वजह से ये रिवॉल्ट हुआ था। फारिजी रिवॉल्ट, ये भी एक रिलीजियस रीज़न के वजह से हुआ था। ईस्टर्न बंगाल का एरिया है, लीडर थे हाजी शरीयत अलान या दादू मियाँ। तो ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं। मुंडा रिवॉल्ट, छोटा नागपुर एरिया, मुंडा ट्राइब है, पता है, अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ देयर कॉमन लैंड होल्डिंग। उनका एक सिस्टम था कि दे कॉमनली होल्ड देयर लैंड। अब उनके अगेंस्ट गए ब्रिटिशर्स तो उन्होंने रिवॉल्ट किया। भील अपराइजिंग, ट्राइब है भील, कहाँ हुआ, खानदेश रीजन में। अब हम वेस्टर्न साइड का पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। लीडर थे सेवाराम नाम के। इन फियर ऑफ एग्रेरियन हार्डशिप्स, जो एग्रीकल्चर में उन्होंने चेंजेस किए लैंड रिवेन्यू सिस्टम के, तो उनको उम्मीद थी कि हमें आगे एग्रीकल्चर में कई हार्डशिप्स, कई मुश्किलें झेलना पड़ेंगी। इस फियर में उन्हें अपराइजिंग करी। कच्छ रिबेलियन 1811 से 12, इंटरनल इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंटरनल फ्यूडलिज्म। उनका जो फ्यूडलिज्म था उसमें ये इंटरफेयर करने लगे थे, ये देख लिया हमने। फिर कच्छ रिबेलियन देखा। कोली अपराइजिंग, कोली क्या थे, ये भी एक ट्राइब थी, देवर नेबर्स ऑफ भील, भील ट्राइब के नेबर्स थे। कई बार इनने रिवोल्ट किया, अगेन इन 44 एंड 48। क्यों ये रिसेंट करे, अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ कंपनीज रूल बॉट लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। समझिए आप इस बात को कि कंपनी रूल जब एस्टेब्लिश हुआ तो लोग कई अनएम्प्लॉयड हो गए लोग। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने मैन लगाए होंगे, तो ये एक रीज़न था। रामोसी अपराइजिंग, इसके लीडर याद रखिएगा चित्तूर सिंह। लीडर आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। साउथ इंडिया के रिवॉल्ट बता देती हूँ। रिवॉल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनग्राम, मतलब आस्क्ड राजा से बोलते हैं कि आप अपनी आर्मी हटा दीजिए, हम रखेंगे हमारी आर्मी को, और बोलते हैं ट्रिब्यूट भी दीजिए 3 लाख रुपए का। तो राजा ने बोला हम रिवॉल्ट करेंगे। फिर है पॉलीगार्स रिवॉल्ट, मालाबार रीजन का रिवॉल्ट है ये, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट पे ही हुआ था। एक और देख लेते हैं रामपा रिवॉल्ट, ट्राइब्समैन थे ये कोस्टल आंध्रा रीजन के, ड्यू टू न्यू रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट रूल। फॉरेस्ट एरिया है पूरा, देखिए आप मालाबार आंध्रा का एरिया, तो कुछ नए फॉरेस्ट रूल लगा दिए गए वहाँ पर, इसलिए रामपा के लोगों ने रिवॉल्ट किया। वहाबी मूवमेंट, अब हम कहाँ का देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया का। वहाबी मूवमेंट जो है ये थोड़ा फेमस मूवमेंट है। लीडर कौन है इनके, याद रखिएगा सैयद अहमद। अब सैयद अहमद 2 हैं, तो यहाँ पे कौन है, रायबरेली वाले सैयद अहमद इन वहाबी मूवमेंट। इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये, मतलब रिवाइवलिस्ट समझते हैं आप, एक होता है रिफॉर्म होना,
एक होता है रिवाइवल होना। रिफॉर्म मतलब कंप्लीटली बदलाव हो जाना, रिवाइवल मतलब न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करना। तो कंडेम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वो अपने रिलीजन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मतलब जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी थी, वेस्टर्न रिलीजन था, सभी चीज़ें वेस्टर्न की कंडेम कर रहे थे, मतलब उनका विरोध करते थे कि हमारे मुस्लिम रिलीजन में आपका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। 20 कूका रिवॉल्ट वेस्टर्न पंजाब में हुआ था। लीडर थे भगत जवाहर माल, रिलीजियस प्यूरिफिकेशन का कैंपियन था। अब जिस तरीके से हमने इतने सारे रिवॉल्ट्स देखे, तो ये किन्ने किए थे? पीजेंट्स ने, ट्राइब्स ने और सिविल लोगों ने। नाउ कुछ सेपॉय म्यूटिनीज भी आई। सेपॉयज मतलब सिपाही, जो मिलिट्री कैंप्स में काम करते थे, उन लोगों ने भी रिवॉल्ट किया। उसके क्या रीजंस हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डील करने वाले हैं, क्योंकि सिपॉय म्यूटिनी ही कारण बनती है 1857 के रिवॉल्ट का। तो कुछ म्यूटिनी है, मैंने सबके नाम तो यहाँ नहीं लिखे हैं, पर फिर भी बता देती हूँ। वेल्लोर म्यूटिनी, म्यूटिनी शोलापुर, म्यूटिनी ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री। ये अपने सिर्फ लोकेलिटी में ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई, ज़्यादा बड़ी म्यूटिनीज ये हुई नहीं थी। एक बैरकपुर की म्यूटिनी है, ठीक है, मीरठ नाम की जगह पर म्यूटिनी हुई थी, जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है। वीकनेस, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट को होने के पहले ही इतने सारे रिबेलियंस हो चुके थे, इतनी अपराइजिंग्स हो चुकी थी, पीपल के अंदर इतना गुस्सा था अगेंस्ट कंपनी रूल, तो ये वीक क्यों पड़ गए, इनके रीजंस हम देखेंगे। लोकलाइज्ड, देवर लोकलाइज्ड मतलब सिर्फ उन्हीं रीजन के लोग इन्वॉल्व थे इसमें जिन लोगों को प्रॉब्लम, जैसे एक मान लीजिए आप खासी हिल्स के लोग हैं, तो ये इनने सिर्फ वहीं के लोगों को इन्वॉल्व किया अपने लड़ाई में, युद्ध में, ठीक है। लोकल ग्रीवियंसेस, इनका कोई नेशनलिज्म वाली फीलिंग नहीं थी इनके अंदर कि हम ब्रिटिशर्स को हराएं, इंडिया को इंडिपेंडेंट करें, नहीं, इनके लोकल ग्रीवियंसेस थे, इनको बस अपने आप से इंडिपेंडेंस चाहिए थी। अब उन्हीं की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी कि लैंड रिवेन्यू बढ़ा दिया, इसको सही कर दो, ये इसी के लिए लड़ रहे थे बस। ट्रेडिशनल था नेचर में, मतलब कुछ भी मॉडर्न एस्पेक्ट नहीं था इसमें, ना इक्वेलिटी की मांग हो रही थी, ना यूनिटी की मांग, ना यूनिटी से लड़ रहे थे, तो ट्रेडिशनल थे ये लोग नेचर में। वीकनेस थी मिलिटेंट वीकनेस, यूरोपियन मॉडर्न टेक्निक्स को, मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स को ये हरा नहीं पाए, क्योंकि इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इनके पास जो आर्म्स थे, जो वेपन्स थे, दैट वर नॉट ऑफ मॉडर्न या मॉडर्न तरीके के नहीं थे। कहाँ के थे? ट्रेडिशनल नेचर के आर्म्स थे इनके पास, आर्टिफैक्ट्स थे। स्ट्रेटेजिकली वीक, दे हैव नो स्ट्रेटजी, दे हैव नो फ्यूचर प्लान्स। तो ये कारण थे जो पब्लिक अपराइजिंग्स थी वो सिर्फ लोकल लेवल पर ही रह गई, एक नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं ला पाई इंडिया के लोगों के अंदर। पर लेकिन इसका सिग्निफिकेंस भी है। देखिए आप, जब लोगों को अलग अलग सेक्शन में जागरूकता हुई कि हमें रिसेंट करना है कंपनी के रूल के ऊपर, तभी तो वो इकट्ठा हुए। धीरे धीरे स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है हमारा इंडिपेंडेंस, एकदम तो मिला नहीं हमें। तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग थी, ये शुरुआत थी जब लोगों को समझ आने लगा कि ये जो एलियन रूल है या कंपनी का रूल है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कैसे हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज़ ओनली सिविल सर्विसेज। थैंक यू।